everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी थ्योरीज के बारे में, जो कि है आपकी MCO 1 की यूनिट 8. अब यहाँ पर हम पूरा जो आपका चैप्टर है उसको डिस्कस नहीं करेंगे. जो टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी. एंड आई होप कि आपका MCO 3 का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा, क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे नहीं गए थे और जो क्वेश्चंस भी दिए गए थे वो भी ईजी दिए गए थे. और आपने उसमें एक चीज़ नोटिस भी करी होगी कि ब्लॉक 1 से 60 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जो कि आपके 20 मार्क्स के थे. तो MCO 1 के लिए भी यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ब्लॉक 1 को अच्छे से पढ़ के जाइएगा. ब्लॉक 1 के सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी. साथ ही मैं प्लेलिस्ट यहाँ पर भी शेयर कर दूँगी. ठीक है, चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी की थ्योरीज के बारे में. कुल 3 थ्योरीज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है आपकी साइको एनालिटिक थ्योरी. दूसरी थ्योरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है सेल्फ थ्योरी. और थर्ड है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी. ठीक है, तो बहुत ही ध्यान समझने की कोशिश करिएगा. और एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ें, चाहे वो इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूँ, चाहे मोटिवेशन चैप्टर की बात करूँ, चाहे कोई भी ऐसा चैप्टर जहाँ पर हमने थ्योरीज को डिस्कस किया है, थ्योरी को कौन प्रोपाउंड किया है, किसने फाउंड किया है, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको एग्जाम में मेंशन भी करना होगा. ठीक है ना, क्योंकि जो भी थ्योरीज फॉर्म की जाती हैं वो कोई एक पर्सनालिटी ही उसको बनाती, कोई एक पर्सन ही उसको प्रोपाउंड करता है और उस पर्सन का नाम मेंशन करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. तो उनके नाम के साथ ही उन थ्योरीज को याद रखिएगा. ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम साइको एनालिटिक थ्योरी. अब जो साइको एनालिटिक थ्योरी है इसको दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने. ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है और इस थ्योरी का नाम दिया गया था साइको एनालिटिक थ्योरी. बेसिकली इन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी में 3 एलिमेंट्स की बात करी थी, दैट इज आपका इड, ईगो एंड सुपर ईगो. अब ये इड, ईगो एंड सुपर ईगो क्या होता है इसको यहाँ पर इन शॉर्ट समझ लेते हैं, फिर इसके डिटेल को हम स्टडी करेंगे. ठीक है, देखिए इड बेसिकली आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जिद होती है. हम सभी के अंदर एक चीज़ होती है कि हमको ये काम करना है ना, और फिर उस काम को करने के लिए हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर नहीं करते हैं, भले वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. होता है ना कि एक जिद है, किसी चीज़ को करना है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही, तो वो करके रहेंगे. तो वो क्या होती है, आपकी इड होती है. ये आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, क्योंकि जब आपका माइंड अनकॉन्शियस होता है तो आप क्या कर रहे होते हो ये आपको भी नहीं पता होता, चाहे वो एक्साइटमेंट में हो चाहे वो एंगर में हो, है ना. फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसिडर नहीं करते हैं. तो ये होता है आपका इड. ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट बात करें अगर हम सुपर ईगो की, तो सुपर ईगो आपका बेसिकली वर्क करता है मॉरलिटी पे. ठीक है, आपकी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमको सिखाए गए जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करता है. ठीक है, जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबसे काइंड रहना चाहिए, ये हमें सोसाइटी ने सिखाया है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो ये उस पर काम करता है. ठीक है, जो चीज़ सही है वही करेंगे, जो चीज़ गलत है उसको नहीं करना है, ये हमको सुपर ईगो बताता है. ठीक है, अब इड और सुपर ईगो के बीच में आ जाता है आपका ईगो. अब ये वो वाला ईगो आप यहाँ पे इसको कंसिडर मत करिएगा. यहाँ पर ईगो बेसिकली मतलब ये है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है इसके बीच में एक पाथवे होता है जो ईगो होता है. ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि रियल लाइफ में ना ही आप पूरी तरीके से मॉरलिटी को फॉलो करते हैं और ना ही हम पूरी तरीके से इड को या फिर अपने अनकॉन्शियस माइंड को फॉलो करते हैं. हमेशा हम क्या करते हैं, एक मिडवे पाथवे ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हम दोनों चीज़ों को क्या कर सके, बैलेंस कर सके. ठीक है, तो यही होता है आपका ईगो. ओके, अब यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं जिससे आपको ये थ्योरी और अच्छे से क्लियर हो जाए. लेट्स से कि एक नई मूवी रिलीज हुई है और उस मूवी को आपको देखने का बहुत ज़्यादा मन है, बट आपकी एग्जामिनेशन इसलिए आप अभी नहीं देख पा रहे हैं. ठीक है, तो आपका जो इड है, दैट इज आपका अनकॉन्शियस माइंड, वो क्या कहेगा, नहीं मुझे तो मूवी देखनी है, भले एग्जाम है कुछ भी है, मुझे देखना है तो देखना है. ठीक है, ये क्या हो गया, इड हो गया. ठीक, सुपर ईगो क्या कहेगा, जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो क्या कहेगा कि नहीं मूवी अभी नहीं देखनी क्योंकि पेपर है, अगर हम
पेपर के टाइम पर मूवी देखेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो मार्क्स खराब आएंगे, मार्क्स खराब आएंगे तो घर वाले पीट डालेंगे, ठीक है। तो सुपर ईगो दैट इज आपका कॉन्शियस माइंड, ये क्या कहेगा कि नहीं नहीं मूवी नहीं देखनी है, ठीक है। अब लेकिन हम लोग का मन तो मानेगा नहीं कि मूवी भी आ गई है नई, एग्जाम भी है, दोनों को कैसे मैनेज करें। यहाँ पर हम निकालेंगे इसका मिडवे। अभी तो हमारे एग्जामिनेशन में 3-4 दिन है ना, तो 2 घंटे की मूवी देख लेते हैं, उसके बाद रात में 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ईगो हो गया, ठीक है। आई होप आप इससे आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि ये इड, ईगो एंड सुपर ईगो क्या होता है, ठीक है। अब एक बार इन सबका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो द वर्ड इड इज द लैटिन वर्ड फॉर इट एंड रिफर्स एक्सक्लूसिवली टू द इनेट कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। द इड इज द मेंटल एजेंसी कंटेनिंग एवरीथिंग इनहेरिटेड प्रेजेंट एट बर्थ एंड फिक्स इन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आपका इड होता है, इसको याद रखिएगा, ये बाय बर्थ आपके अंदर होता है, लेकिन जो आपको सुपर ईगो होता है वो टाइम के साथ डेवलप होता है। जब हम सोसाइटी में चीज़ें सीखते हैं, मॉरल वैल्यूज़ हम गेन करते हैं, तब उसके बाद ये डेवलप होता है। बट आपका जो इड है ये बाय बर्थ आपके अंदर होता है, इट इज़ इनहेरिटेड, ठीक है। तो immediate tension reduction is called pleasure principle and the id obeys it, manifesting itself an impulsive and irrational manner, ठीक है। आपका जो id होता है, जो आपकी जिद होती है, वो कैसी होती है, impulsive होती है। impulsive मतलब जैसे आप कोई चीज़ उत्तेजित करती है, ठीक है, और irrational होती है क्योंकि आप वहाँ पर प्रॉपरली सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि ये आपके किस में होती है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती है। जब आपका माइंड अनकॉन्शियस है तो आप कोई भी चीज़ वहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते, कोई भी एक फेयर डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स एक्शंस फॉर अदर्स और इट्स ओन सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर हम कॉन्सिक्वेंसेज की चिंता नहीं करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो एक्साइटमेंट में हो, चाहे वो एंगर में हो, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, हमारे एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, चाहे किसी के ऊपर या खुद अपने ऊपर। ये आपका id personality होती है, ठीक है। Thus id is the primitive and unconscious part of the personality that contains instinct. I hope id आपको properly clear हो गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले सुपर ईगो। सो द सुपर ईगो इज द थर्ड पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। इट रिप्रेजेंट्स द इंटरनलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यूज एंड मॉरल्स और सोसाइटी एज टॉट टू द चाइल्ड बाय एंड एनी अदर पर्सन, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि जो आपको सुपर ईगो होता है वो मॉरालिटी पे बेस्ड होता है, सोसाइटी से जो हमें वैल्यूज मिल रही हैं उसको ही फॉलो करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो द सुपर ईगो जजेस वेदर एन एक्शन इज राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। सुपर ईगो इज द मॉरल आर्म ऑफ द पर्सनैलिटी दैट इंटरनलाइजेस द स्टैंडर्ड्स एंड द वैल्यू ऑफ सोसाइटी एंड सर्व्स एज अ पर्सन कंसाइज। ये बेसिकली आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जहाँ पर आप सही गलत की पहचान करने की कोशिश करते हैं, वो स्टेट होती है आपकी पर्सनालिटी की, ठीक है। और इड और सुपर ईगो के बीच में आ जाता है आपका ईगो। सो मेंटल इमेजेस डू नॉट सेटिस्फाई नीड्स। अ मैन हु इज स्टार्विंग कैन नॉट सेटिस्फाई हिज हंगर बाय ईटिंग पिक्चर्स। सीधी बात है कि यहाँ पर आपकी रियलिटी की बात होती है। मैंने आपको बताया कि हम एक मिडवे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो रियलिटी शुड बी कंसिडर्ड। द ईगो डेवलप्स आउट ऑफ द इड बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी फॉर डीलिंग विद द रियल वर्ल्ड। इड में तो क्या है, आपकी एक जिद है, आपका अनकॉन्शियस माइंड जो कह रहा है वो कर रहे हो, बट वो ज़रूरी नहीं है कि रियल वर्ल्ड में आप उसको फॉलो कर पाओ, ठीक है। तो जो आपका ईगो है वो इड से बाहर आने की कोशिश करता है, बट वो सुपर ईगो को भी पूरी तरीके से फॉलो नहीं करना चाहता है, ठीक है। सो द हंग्री मैन मस्ट हैव फूड इफ द टेंशन ऑफ हंग्री इज टू बी रिड्यूस। देयरफॉर द ईगो इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पर्सनैलिटी दैट इज पार्टली कॉन्शियस एंड दैट मेडिटेट्स बिटवीन द इम्पल्सेस ऑफ द इड, द प्रोहिबिशन ऑफ द सुपर ईगो एंड डिक्टेट्स ऑफ द रियलिटी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि साइकोएनालिटिक थ्योरी क्या है, किसने प्रपाउंड करी, 3 एलिमेंट्स क्या बोलेगा, उन 3 एलिमेंट्स का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दैट आई वॉन्ट डू दैट नाउ, मुझे ये अभी के अभी करना है। अभी जो आपकी इड होती है ये एक्साइटमेंट में भी हो सकती है और एंगर में भी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों ही स्टेट में ऐसा होता है कि जो पर्सन है वो उस टाइम पर समझ नहीं पाता है कि वो क्या करने जा रहा है या क्या करने जा रही है,
ठीक है। नेक्स्ट बात करें सुपर ईगो की, तो इट्स नॉट राइट टू डू दैट, क्योंकि जो आपका सुपर ईगो है वो किससे बात करता है, मॉरलिटी, मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी ने जो वैल्यूज फॉर्म की हैं उस पर ही बात करता है, राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंसिएशन करने की कोशिश करता है। लेकिन जो हमारा ईगो है वो क्या कहता है, मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, तो एक मिडवे निकालने की कोशिश करता है। ठीक, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थ्योरी है अब हमारी सेल्फ थ्योरी, जिसको दिया था कार्ल रॉजर ने। अब जो कार्ल रॉजर है, इन्होंने यहाँ पर जो पर्सनालिटी की थ्योरी है इसमें बताया कि दो प्रिंसिपल्स बेसिकली काम करते हैं, एक होता है हमारा सेल्फ और एक होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, बेसिकली इन्होंने बात करी कि जो पर्सन होता है उसका जो एक्सपीरियंस होता है, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, उसके जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से प्रिसीव कर रहा है, लोग उसको किस तरीके से प्रिसीव कर रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, सो कार्ल रॉजर अप्रोच टू पर्सनालिटी इज डिस्क्राइब्ड एज phenomenological. So phenomenology is the study of individual subjective experience, feelings and private concepts as well as his views of the world and self. कि वो किस तरीके से वर्ल्ड को परसीव कर रहा है और जो वर्ल्ड है वो किस तरीके से उसको परसीव कर रहा है, वो खुद को भी कैसे परसीव कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया इस पर्टिकुलर थ्योरी में। इसीलिए इस थ्योरी को नाम ही दिया गया है सेल्फ थ्योरी। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू रॉजर बिहेवियर इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ वन परसीव्स द वर्ल्ड, सो द थ्योरी एम्फसाइजेस द सेल्फ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर जो रॉजर ने उन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी को दो कॉन्सेप्ट में बेसिकली डिवाइड किया हुआ, एक होता है आपका सेल्फ और एक होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो द सेल्फ कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइडियाज, परसेप्शंस एंड वैल्यूज दैट कैरेक्टराइज्ड आई और मी। सेल्फ का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ हम अपनी बात करते हैं, है ना, हमारे आइडियाज, हमारे परसेप्शन, हमारी वैल्यूज, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात होती है। लेकिन जो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर हमारे पास एक मोटिवेशनल फोर्स है, एक मोटिवेटिंग फोर्स है जो हमको आगे ड्राइव कर रहा है और इंडिविजुअल उसके थ्रू क्या करता है, एक अच्छी पोजीशन को अचीव करने की कोशिश करता है अपनी लाइफ में। ठीक है, सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द बेसिक मोटिवेटिंग फोर्स प्रेजेंटिंग द इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू डेवलप ऑल इट्स कैपेबिलिटी इन वे विच सर्व्स टू मेंटेन और एनहांस द इंडिविजुअल। जहाँ पर वो खुद को एक तरीके से कह सकते हैं पहुंचाना चाहता है, अपनी कैपेबिलिटीज को पुश करके आगे बढ़ना चाहता है, ये होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सेल्फ क्या होता है, सिर्फ जहाँ पर अपने आइडियाज, अपने परसेप्शन, अपनी वैल्यूज, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आई होप इतना यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सेल्फ थ्योरी के अंदर जो कार्ल रॉजर उन्होंने 4 एलिमेंट्स या 4 कंपोनेंट्स की बात करी है। सबसे पहला है आपका सेल्फ इमेज, दूसरा है हमारा आइडल सेल्फ, थर्ड है हमारा लुकिंग ग्लास सेल्फ एंड फोर्थ है हमारा रियल सेल्फ। अब इनका क्या मतलब होता है एक बार देख लेते हैं, फिर वापस हम इस पर्टिकुलर साइड पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इमेज की। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, खुद की इमेज कैसी है, हम खुद को किस तरीके से परसीव करते हैं, ये होती है आपकी सेल्फ इमेज। ठीक है, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये मतलब होता है। तो सेल्फ इमेज मीन्स व्हाट एन इंडिविजुअल थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एवरीबॉडी हैज सर्टेन बिलीव अबाउट देमसेल्फ सच एज हु और व्हाट दे आर। These beliefs from the self image and identity of a person. So identity is formed through a lifelong development, usually unconscious to the individual and the society. That is, an individual forms perception about himself unconsciously according to the social circumstances. होता है ना कि जैसे जैसे circumstances होते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपने लिए परसेप्शन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने परसेप्शन क्रिएट किया है वो सही हो हमारे लिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं, उनकी वजह से हम क्या करते हैं, खुद को अलग तरीके से या तो समझने लगते हैं या खुद को अलग तरीके से परसीव करने लगते हैं। तो सेल्फ इमेज का क्या मतलब हुआ, सिंपली कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा आइडल सेल्फ। अब इसको नाम से समझने की कोशिश करिए। आइडल क्या मतलब होता है बेसिकली कि जब हम किसी को आइडलाइज कर रहे हैं ना, अगर आप किसी पर्सन को आइडलाइज कर रहे हो तो उसकी तरह पर्सनालिटी भी चाहते हो, राइट, उसकी तरह आपको मेंटल लेवल भी चाहिए, है ना, तो हम उसको पूरी तरीके से क्या करते हैं, आइडलाइज करते हैं। आइडल सेल्फ का क्या मतलब होता है कि हम खुद को क्या देखना चाहते हैं, क्या बनते देखना चाहते हैं। सो द आइडल सेल्फ मीन्स द वे एन इंडिविजुअल वुड लाइक टू बी, हम क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ इमेज एज इट शोज द आइडल पोजीशन परसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, वेयर एज सेल्फ इमेज इज द रियलिटी दैट एन इंडिविजुअल परसीव्स। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सेल्फ इमेज मतलब क्या होता है कि हम खुद क्या हैं,
लेकिन आइडल सेल्फ क्या होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, बहुत अलग होती हैं, राइट। Thus there could be a gap between these two. The idle self acts as a stimulus to motivate an individual to undertake those activities that are in compliance with the characteristics of his idle self। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लुकिंग ग्लास सेल्फ। So the looking glass self means an individual perception of how others are perceiving his qualities or feelings about him। कि लोग हमको किस तरीके से perceive कर रहे हैं, ये होता है आपका looking glass self। ठीक है, so simply it is the perception of others perception, that is perceiving what others perceive about yourself and not see what actually you are। लोग आपको वही चीज देखेंगे, आपके अंदर वही चीज perceive करेंगे जो सामने दिख रही है, लेकिन आप रियलिटी में क्या है वो चीज नहीं देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा लास्ट है इसमें रियल सेल्फ, जहां पर हम रियलिटी की बात करते हैं, जो आप एक्चुअल हैं। सो द रियल सेल्फ इज व्हाट अदर्स शो यू विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ इमेज एंड इंडिविजुअल सेल्फ इमेज इज कंफर्म्ड व्हेन अदर्स रिस्पॉन्ड टू हिम एंड शेयर्स देयर बिलीफ और परसेप्शन अबाउट व्हाट दे एक्चुअली फील अबाउट हिम। ठीक है, जो एक्चुअल हैं हम, वो होता है आपका रियल सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से जो सामने वाला पर्सन है आपको परसीव कर रहा है, वो होता है लुकिंग ग्लास सेल्फ। जरूरी नहीं है कि वो जो इमेज आप शो कर रहे हैं वो आपकी रियल इमेज हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी, और इसको दिया था एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। ठीक है, अब एल्बर्ट बेंड्यूरा ने क्या कहा था that a person's behavior is determined by modeling and observational learning from the environment। हमारा जो environment है, हमारी सराउंडिंग्स है, उससे हम सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश करते हैं, उसको फिर फर्दर प्रैक्टिस करते हैं, और जब दोबारा वही सेम सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सिंपली यहाँ पर यही बोला गया है कि हम अपने जो एनवायरनमेंट है उससे सीखते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिए, जो आपके किड होते हैं वो आप देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और आपको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। जिस तरीके से आप करेंगे, जिस तरीके से आप बैठ रहे हैं, जो आपका पोस्चर है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी, अपनी सराउंडिंग से ही सीख रहे हैं। तो यही बात बोली थी एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। ठीक है, A person interacts with its environment. He observes and imitates the stimuli in the environment. He experiences certain cognition. Now this cognition is when retained, when the same conditions are reinforced, he shows his action। ठीक है, यही चीज मैंने भी आपको बताई भी। अभी हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस समझा, इस प्रोसेस को प्रॉपरली यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे अटेंशन। ठीक है, जहाँ पे आप स्टिमुलाई पर फोकस करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिटेंशन। ठीक, आपने ऑब्जर्व किया, फिर क्या करते हैं, हम उस चीज़ को रिटेन करते हैं, अपने दिमाग में, अपने कॉग्निशन में बैठाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोटर रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हम उसको फर्दर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, उसका फीडबैक जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में आता है आपका मोटिवेशन, दैट इज आपका रिवॉर्ड रीइंफोर्स, मतलब कि जहाँ पर वो सिचुएशन दोबारा से क्रिएट होती है तो हम उसी तरीके से अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को याद रखिएगा, और इसका डिटेल भी मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है, एक बार अपने एंड से आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका अटेंशन प्रोसेस। सो द मॉडल मस्ट इफेक्टिवली कैप्टिवेट द ऑडियंस एज दे परसीव द मॉडल्स एक्शन करेक्टली। तो ऑडियंस सबसे पहले क्या करेगी, अटेंशन देगी, है ना, ध्यान से देखने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है रिटेंशन का प्रोसेस। सो एबिलिटी फॉर द ऑडियंस टू रिकलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व बाय द मॉडल्स एंड एक्ट ऑन व्हाट वाज लर्न्ड लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान दिया, ऑब्जर्व किया चीज़ों पर, देन उसके बाद क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली हमने उसको रिकलेक्ट करके अपने माइंड में उसको रिटेन कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सो द ऑडियंस मस्ट हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन इनटू एप्रोप्रिएट एक्शंस contains the basic abilities to complete the action। जो चीज़ हमने अपने माइंड में रिटेन करी थी, अब उसको हम क्या करते हैं, फर्दर डिकोड करने की कोशिश करते हैं और उनको एक्शंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और लास्ट आता है आपका रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशनल प्रोसेस। सो द ऑडियंस मस्ट एक्वायर द न्यू नॉलेज
but performance of these action is governed by motivational वेरिएबल्स। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे ऑडियंस है वो न्यू नॉलेज को अक्वायर करती है, बट जो परफॉर्मेंस है एक्शंस का वो मोटिवेशनल वेरिएबल्स के थ्रू ही गवर्न होता है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, फिर इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट किया और अपने माइंड में रिटेन किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद हमारा क्या था कि जो भी हमने यहाँ पर अपने माइंड में रिटेन किया है उसको हमने डिकोड किया और एक्शंस परफॉर्म किए, उसको एक्शन में कन्वर्ट किया। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जब भी कोई सिचुएशन ऐसी सेम क्रिएट होगी तो हम उसी तरीके से एक्शन परफॉर्म करेंगे, और अगर उसी तरीके से एक्शन परफॉर्म नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं एक न्यू नॉलेज, न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है, एक नया बिहेवियर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये तीनों थ्योरीज थी जो हमने आज यहाँ पर डिस्कस करी। आई होप आपको सारी थ्योरीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस थ्योरी को किसने प्रपाउंड किया है, किस थ्योरी में किस चीज़ की बात की गई है। अब कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन या डाउट नहीं होगा, और कोशिश करूंगी कि इसी तरह आपको अभी जब तक आपका गैप है कुछ नई वीडियोस प्रोवाइड कर दूं ताकि आपको एग्जाम में आपके हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye. Take care.